इतना आगाह आगाह करूंगा, चेतावनी देकर के कहूंगा कि आप टीवी चैनल्स पर बैठ करके नेशनल ब्रॉडकास्ट पे, नेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप इस तरह से झूठ फैलाने का काम ना करें। असदुद्दीन ओवैसी ने भी झूठ फैलाने का काम किया है कि संभल में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये पूरी तरह से झूठ है। संभल की हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बुलडोजर की कार्रवाई चंदौसी, जो संभल जिले का एक हिस्सा है, उस घटना स्थल से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी है, और वहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, अवैध अतिक्रमण पर है, अवैध निर्माण पर है, और ये विधि की परिधि में हुई है। ये पहले से चल रही प्रक्रिया थी जिसमें बाकायदा नोटिस दिया गया है। सारे जवाब संतुष्ट होने के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बुलडोजर चला है, और केवल मुसलमानों क्या नहीं चला है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों क्या चला है। रंगरेज साहब जवाब दीजिए, देखते रहिए। लेकिन ऐसे ही ठीक है, एक मिनट राकेश त्रिपाठी, रंगरेज साहब को जवाब देने दीजिए। ये चूंकि बात रंगरेज साहब ने कहा था, बताइए। हम एक मिनट इनको बोलने दीजिए। आप सहयोग नहीं, ये प्रयोग है बीजेपी का। लगातार आप देखिए, जब कहीं पर दंगा होता है उसके बाद ही बुलडोजर जाता है, तभी अवैध निर्माण हो जाते हैं। तो जिस तरीके से माहौल पूरे देश का खराब करना चाहती है भाजपा, और मैं तो एक और कह रहा हूँ, 500 साल पीछे ले जाना चाहती है। बताइए, अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, मतलब इतने पीछे ले जाना चाहते हैं। आज हम जो है 21वीं सदी में, ये हमको ले जाते हैं 1000 और 2000 साल पीछे। तो ये मैं कहता हूँ, इनको एक योजना, एक बिल लेकर आना चाहिए, भारत खोदो योजना। जितने भी मस्जिद हैं उनके अंदर सारे भगवान तलाशे जा रहे हैं। तो ये इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। और ये जो कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, आप ये बताइए। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए, घर बुलडोजर नहीं चलाया, ये झूठ क्यों फैला रहे थे? अरे सर सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या, किस लिए लाया गया था? कि इसके बाद, बाबरी मस्जिद के बाद किसी पर कोई विवाद नहीं होगा। आप लगातार विवाद कर रहे हैं, आपके लोग विवाद कर रहे हैं, आप लोगों को 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, आप देश तोड़ना चाहते हैं, आप देश के लोगों को उकसाते हैं आप। और ये जो अभी मैं एक और बात बताने चाहता हूं, 19 तारीख को याचिका लगती है। आपने कहा, जरा समझिए, अभी आपने कहा रंगरेज साहब, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपको अपनी बात, अपने प्रचार प्रसार के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आपने अभी कहा कि बुलडोजर मुसलमान भाइयों पर चला दिया गया जो लोग उस हिंसा में शामिल थे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर उन पे नहीं चलाया गया, बुलडोजर चलाने से पहले उनको नोटिस दिया गया। उसका जवाब नहीं दिए और आप चल करके किसी और मुद्दे पर चले गए। अरे सर, बुलडोजर बंद कर दिया जाए। अवैध निर्माण हो तो अवैध निर्माण ना हो, अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण ना तोड़ा जाए, सिर्फ इसलिए कि संभल में हिंसा हो गई है। अवैध क्या होता है और क्या नहीं होता, कितनी सारी चीजें अवैध हैं। और मैं बता रहा हूँ, बुलडोजर की जो कार्रवाई है ना, 90% मुसलमानों के खिलाफ हुई है। एनकाउंटर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं। आप जो बोले उस पर आप टिक नहीं रहे, अब बात को भटका रहे हैं रंगरेज साहब। ठीक है, आपको आगे मौका मिलेगा। शुभांकर मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग शांत होइए, बहुत हो गया आप लोगों का आपसे बयानबाजी। शुभांकर मिश्रा, ये तो बड़ा विचित्र हालात है, क्यों कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं, बयान को फिर कट्टर तरीके से आलोचना की जाती है, तो दूसरी तरफ से बयान को सही साबित करने की कोशिश की जाती है। कहाँ ले जाया जा रहा है पूरे सिस्टम को? लक्ष्मण जी, सबको मेरा नमस्कार। स्कूल के ज़माने में एक 2 लाइन की पंक्ति हम बहुत हर बार हर डिबेट में बोला करते थे, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो लूटे जिसके बदन पर खादी है। सारे राजनेताओं से माफ़ी के साथ मैं ये बोलूँगा, बट हालत वही है, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIM हो, सबकी अपनी, सिर्फ उन्हें अपनी बात कहनी है। आपने जो आज डिबेट का विषय रखा है संभल की लड़ाई DNA पर, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के 4 प्रमुख हिस्से हैं। अगर हम उस स्टेटमेंट की चीरफाड़ थोड़ी सी कर लें, एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग आज उस समय सफल रहे और आज भी उन्हीं के जीन्स आज भी मौजूद है। एक मुद्दा ये रहा। दूसरा, उन्होंने बोला दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं ये याद रखना, इसमें ध्यान देने वाली बात दुश्मन है। तीसरा, उन्होंने बाबर का उल्लेख अयोध्या और संभल के मंदिर तोड़ने और हिंदुओं की कत्लेआम के तरफ इशारा करते हुए किया, और वहां पे उन्होंने बोला कि इस तरीके के काम करने वालों की प्रकृति और DNA एक ही है। और चौथी, उन्होंने एक बात बोली जिस पर सारे राजनीतिक दल बिल्कुल चुप हैं, कि दुनिया के तमाम देशों में जो लोग, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, और जब यहां कुछ होगा वो अपने उन देशों में भाग जाएंगे। अब मेरा योगी जी के इस बयान के ऊपर, बाकी मैं अभी समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया इत्तेहादी मुसलमान के प्रवक्ताओं से जो सवाल है वो बाद में पूछ लूंगा।
बट योगी जी ने जो बयान दिया उस पर मेरे भाजपा से कुछ सवाल हैं, कुछ समाजवादी पार्टी और बाकी से हैं। भाजपा से मेरा सवाल यह है कि क्या राकेश त्रिपाठी जी ये बताएंगे कि योगी जी दुश्मन किसे कह रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश को दुश्मन बोल रहे हैं, या बांग्लादेश के सारे मुसलमानों को दुश्मन बोल रहे हैं, या बांग्लादेश के उन मुसलमानों को दुश्मन बोल रहे हैं जो जमाते इस्लामी और बाकी ऐसे कट्टरपंथी ग्रुपों के साथ संबंधित हैं? और योगी आदित्यनाथ जी ये क्यों नहीं क्लियर करते हैं कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति की घोषणा करते हुए ये विदेशी संपत्तियां नहीं बताई, और आज योगी जी के पास अगर वो खबर है कि इन लोगों ने विदेश में पूछेंगे तो सवाल भूल जाएंगे राकेश त्रिपाठी जी। शुभंकर, आप ज्यादा सवाल पूछेंगे तो त्रिपाठी जी सवाल भूल जाएंगे। त्रिपाठी जी, शुभंकर ने जो सवाल उठाया, क्या जवाब देंगे उस पर? आप निश्चिंत रहिए, एक एक सवाल का जवाब देंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे, और ये सारे सवाल बहुत वाजिब हैं। निश्चित तौर पर भारत की भूमि पर आतंक फैलाने वाले जो भी तत्व हैं वो भारत के शत्रु हैं, भारत के दुश्मन हैं, और वो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे वो हुजी के आतंकवादी बांग्लादेश से समर्थित हो, या आईएसआई के द्वारा फंडेड किए गए तमाम लश्कर तैयबा हो, या अन्य जो अलकायदा से जुड़े हुए तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हो जो मानवता का कत्ल करने का काम करते हैं, जो भारत की भूमि पर आतंक को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ये सारे आतंकवादी ग्रुप, ये सारे ऐसे ग्रुप भारत के दुश्मन हैं, भारत के शत्रु हैं, और इनसे संभल कर रहने की, इनसे सचेत रहने की, इनसे निश्चित तौर पर एक दूरी बनाकर रखने की, इनके प्रति किसी प्रकार का कोई सिंपैथाइजर न हो, ये बात कहने की हमेशा आजादी भारत के लोगों को होनी चाहिए। और यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। मुझे लगता है इसमें लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती। अपने शत्रु कौन है ये भी अगर आप नहीं जान पाएंगे तो इन शत्रुओं से बचकर कैसे रहेंगे? नहीं, शत्रु है साहब, तो फिर जब एक मिनट फखरुल साहब से प्रतिक्रिया ले लूं, तो जाहिर तौर पे किसके खिलाफ बयान है त्रिपाठी जी ने साफ तौर से बता दिया, तो ऐसे बयान को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम तो उसकी आलोचना कर रहे हैं जो भारत के डीएनए को खराब करने की कोशिश करता है। जी लक्ष्मण जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। काले धन वालों की 100 दिनों में लिस्ट जारी करती, याद है? थोड़ा पीछे ले चलते, 500 साल नहीं, 2014। काला धन का जिनका है देश में जमा है, 100 दिन में उनकी सूची जारी कर रहे हैं। अरे भैया, 10 साल से ज्यादा तो हो गए, सूची कहाँ है राकेश त्रिपाठी जी? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलना, झूठ परोसना, सुबह झूठ बोलना, दिन में झूठ बोलना, रात में झूठ बोलना, सो के उठना फिर झूठ बोलना, यही भाजपा का काम है। वो उस काम में लगे हुए। और देखिए, हमें इनसे कोई उम्मीद भी नहीं। 10 सालों में जिस सरकार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ गई हो, महंगाई दर कहां पहुंच गई हो, हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये केवल झूठ बोल सकते हैं, मुद्दों से हटा सकते हैं, मुद्दों से भटका सकते हैं, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है जिसका आरक्षण ये खा गए, उसकी बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब रोजगार के लिए सड़क पर उतरता है तो उसको लाठी मिलती है। अरे, हम तो आपसे उस लिस्ट की भी बात कर रहे हैं साहब। आपका दुश्मन कौन है? उत्तर प्रदेश का नौजवान दुश्मन है जिस पर लाठी चला, उत्तर प्रदेश का किसान दुश्मन है जिस पर लाठी चलाते हैं आप, उत्तर प्रदेश की माँ बहन बेटियां